वेलकम टू एस जे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस पार्ट 3 क्लास 12th का, जो हम लोग पढ़ रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बिजनेस का मतलब यही है कि हम लोग जो समझ रहे हैं पूरा चीज़ हमने पहले ही बोला आपको कि आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को कवर करेंगे, अच्छे पॉइंट को समझेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और जो अपना थ्योरेटिकल नॉलेज है ना थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि हमको केस स्टडी करने में क्या हो आसानी हो। तो हम पहले लिख चुके हैं हम इस चीज़ को कि हम लोग डीप एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ताकि आपको केस स्टडी सॉल्व करने में दिक्कत हो। ठीक है, फिर उस केस स्टडी जो रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको पहले से हम प्रोवाइड कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको केस स्टडी वगैरह सब कुछ अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहले चैप्टर को अच्छे से समझना है ताकि धीरे धीरे आ जाए। ठीक है, तो बिजनेस पढ़ रहे हैं क्लास 12 का और बिजनेस का मतलब अच्छे से जानते ही होंगे। बिजनेस का मन में आते ही आपके मन में ये होता है कि भैया बिजनेस मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा, व्यापार यानी कि मात्र पैसा। ठीक है, तो यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि व्यापार का मतलब सिर्फ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, इंसान मानवता भी कमाए तो ठीक है ना। तो बिजनेस का मतलब ये हम आपको ये सिखाएंगे कि आप बिजनेस करिए, खूब स्ट्रेटजी सिस्टमेटिक तरीके से आप बिजनेस करिए, प्रॉफिट अर्न करिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि आप बस एक्सप्लॉयटेशन करके आप बस कमाए हो, पैसा पे पैसा कमाए हो, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, उस पैसे का भी क्या महत्व अगर आपने शोषण करके पैसा कमाया। ठीक है, पैसा आप कमाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सोशल अवेयरनेस के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान तो देंगे ही देंगे। आपका बिजनेस है, आप तो ध्यान दोगे अपने आप पे, लेकिन सोशल पे कौन ध्यान देगा? तो हम ही आप जैसे लोग क्या करेंगे, समाज को नहीं देखेंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो कोशिश ये करें कि सबके साथ सबका विकास करना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किए हम पहले वो कोशिश करते हैं जानने के लिए। चलो तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था हमने कवर जो कर लिए हम लोगों ने, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कर चुके हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कर दिए, कैरेक्टर कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव कर दिए, इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। आज को जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। कहने का मतलब हमारा यहाँ जो मैनेजमेंट होगा ना वो केवल साइंस पर, प्रोफेशन पर नहीं, आर्ट पर भी बेस होता है। अब ये तीनों को कैसे समझना मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो आप बैठोगे, आप में से भी कुछ होंगे आसपास लोगों को देखे होंगे मैनेज करते हुए, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है लेकिन काम को इतने अच्छे से कर जाता है, इतने बढ़िया तरीके से कर लेता है, लगता है यार ये बंदा पढ़ा लिखा होता तो कितना कर जाता। तो वही हम लोग आर्ट वगैरह में पढ़ेंगे। कभी कभी इंसान का एक्सपीरियंस, अनुभव ज़िंदगी में काम करता है और वो मैनेज इतना बढ़िया से कर जाता है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर घर में आपने देखा होगा माता पिता रहते हैं जो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नॉलेज उनके पास नहीं होता कि बहुत ज़्यादा अब्रॉड पढ़ के आए हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेकर आए, ऐसा नहीं है ना। लेकिन आपने देखो लाइफ को इतना बढ़िया मैनेजमेंट करके चलते हैं तो लगता है यार बताओ पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कितना बढ़िया मैनेज कर जा रहे हैं। तो अनुभव भी कुछ होता है ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपीरियंस के बेस पर इंसान बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाता है। ठीक है, बस एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। अनुभव अगर आपने जीवन में अच्छे सीखे हैं तो तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं अपने आप। ठीक है, गलत तरीके से नहीं सीखा है तो चलो, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग, चलो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब यहाँ पे आप समझना, आर्ट कोई मतलब कह लो तरीके कला ही है, ऐसा कलाकारी जिसमें कोई पढ़ाई लिखाई तो कभी किया नहीं इंसान ने, बस अपने अनुभव से सारा कुछ मैनेज कर जाता है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, चलो Art refers to skillful and personal application of existing knowledge, achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. चलो एक आपको केस समझाता हूँ। चलो आर्ट का ही रिलेटेड है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपने आसपास देखा होगा कि जैसे एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा, एकलव्य के बारे में तब सुना होगा ना। कभी वो द्रोणाचार्य के पास जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता, बस उनको दूर से देखकर अपना गुरु मानकर क्या करता है, उस चीज़ को क्या कर लेता है, अच्छा धनुर्विद्या सीख जाता है। तो आप ये कहोगे उस बंदे ने ना तो कभी ट्रेनिंग ली है, ना तो कभी उनके पास गया है और ना कभी कहा है कि मुझे सिखा दो। तो आप ये कहोगे कि वो बंदा ऐसा निकला, एकलव्य ऐसा निकला कि केवल ऑब्जर्वेशन और अपने गुरु का एक्सपीरियंस को कैच कर करके वो दुनिया का सबसे अच्छा क्या बन गया था, धनुर्विद्या बन गया था, धनुष चलाने वाला बन गया था, नॉलेज अच्छा हो गया था। तो आप बोलोगे उसने कभी कोई ट्रेनिंग तो की नहीं, ना ही कभी टीचर के पास गया, वो दूर से उस चीज़ को ऑब्जर्व करके सीख गया। तो आर्ट मतलब कला यही होता है कि इंसान जब कोई ट्रेनिंग वगैरह करता नहीं है, वो या तो देख कर या तो सुनकर या तो समझ कर बस सीख जाता है।
बहुत ज़्यादा उसको प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसको देखिएगा, आप ये जानिएगा, जैसे यहाँ लिखा है एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। आप ये कह सकते हैं हर एक मैनेजर का हर एक व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका जो होता है ना, अलग होता है। जो वो अलग होता है ना, वही उसका आर्ट होता है, जो सबसे यूनिक होता है, जो सबसे अलग होता है, ठीक है। जो सबसे अलग तरीके से समझाए, अलग तरीके से पढ़ाए, अलग तरीके से कोई कार्य करे, दुनिया से एकदम अलग, तो समझ जाना वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है, वो उसकी खुद की कला है। यही तो कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जैसे आप घर वगैरह में देखे होंगे, शादी ब्याह पड़ता है जब हमारे घर में, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, अगर मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब हैं, तो वो क्या करते हैं ना, अपने घर की जो शादियाँ होती हैं वो अपने से ही मैनेज कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो भैया मैरिज में मैनेजमेंट किया है उस बंदे को बुलाओ, वो आके शादी वगैरह का सारा अरेंजमेंट करेगा। अगर वो करेगा तो सिस्टमेटिक तरीके से करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गांव वगैरह में देखो तो लोग अपने से ही मैनेज कर जाते हैं, इतना बढ़िया मैनेज करते हैं। शादी ब्याह जो होता है आराम से काम भी हो जाता है, बिना किसी दिक्कत के सारा काम कंप्लीट हो जाता है। लगता है बताओ, तो उन्होंने जो काम किया उनका खुद का एक्सपीरियंस, खुद की कला नहीं थी क्या? अपने तरीके से मैनेज कर ले गए। तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट एंड आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो कंपनी में भी सेम ऐसा ही होता है। हर वर्कर ना एक सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने तरीके से काम करना चाहते। काम कभी खराब नहीं होगा, ना ही काम में कभी गड़बड़ी लाएंगे, लेकिन वो अपने तरीके से काम को करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जैसे मेरा अपना खुद का तरीका है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लेता, मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी तरीके से बताता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं सर जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, बस हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी तरीके से समझ जाओ, उनका खुद का ओन स्टाइल है, ठीक है। तो आप आराम से बोल सकते हो मैनेजमेंट आर्ट में क्या होता है ना, बंदे के खुद का पर्सनल एप्लीकेशन, खुद का नॉलेज लगता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके नहीं आना होता, खुद का एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव, खुद का नॉलेज, खुद का ज्ञान अगर लगा देंगे आप, उसी को कहेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। तो वही चीज़ बोला कि हर एक मैनेजर, कंपनी के हर एक मैनेजर का जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है। मैनेजर का काम करने का तरीका क्या होता है? यूनिक होता है। और यही चीज़ मैनेजर को क्या करती है? सबसे अलग बनाती है। यही मैनेजर क्या करती है? सबसे अलग बनाती है, ठीक है। चलो, तो इसमें हम कुछ जानेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट में इसके फीचर्स क्या होते हैं, उसको समझना क्या है। जैसे सबसे पहले आप समझेंगे, यहाँ पे समझने को शुरू। पहला पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं, बस आप हाँ कहीं देखे हो, कहीं से समझा हो। जैसे मम्मी पापा ज़िंदगी भर कोई ना कोई काम करते हैं, उनको देखकर हम बड़े होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस को तो अपने लाइफ में हम लेते हैं, तो उनके अनुभव को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ मॉडिफाई करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं, उसको फिर अपने जगह लगाते हैं। तो आप कह सकते हो ना कि हम ऑब्जर्व किए हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, पिताजी को करते हुए हमने देखा है, तो हमारा अनुभव कहता है, हमारा उनका दोनों का अनुभव कहता है ये काम ऐसे करोगे तो हो जाएगा। उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर दी, अपना कलाकारी कर दिया, वो हमारा आर्ट हो गया, वो हमारा मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा ज़रूर कि ज़िंदगी में दूसरे का अनुभव आपके जीवन में काम आए ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उस अनुभव से केवल आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो था वो उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से था। समय बदलता है, युग बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो जाहिर बात है जो एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पे अनुभव किया था वो यहाँ पे तो नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि आपका समय अलग है, आपके विचार अलग हैं। उनका अनुभव उस प्रॉब्लम में काम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम सेम उसी सिचुएशन में आ जाए ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। तो पिताजी का अनुभव जीवन में काम आए ज़रूरी नहीं है, बस हाँ उससे आप मदद ले सकते हो, उस अनुभव से आप मदद ले सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम के हिसाब से एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। चलो, तो समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर। चलो, एग्जिस्टिंग और थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब ये हुआ कि बंदे के पास जो है थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। बहुत पढ़ा लिखा नहीं, बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज और खुद की कलाकारी होनी चाहिए, जिससे वो काम को अच्छे से कर जाए। वही होता है मैनेजमेंट एज आर्ट। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब खुद का ज्ञान होना चाहिए। वो बंदा खुद से कोई चीज़ सीखा हो, समझा हो, वही चीज़ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, आप समझो यहाँ पर। जैसे आपका अनुभव था कि भाई इस काम को ऐसा करना है, अब दिन पे दिन आप करते रहोगे, कुछ ना कुछ आप सोचते रहोगे, मॉडिफाई करते रहोगे, तो कुछ एक नया व्यू बनेगा, आपका एक नया एक्सपीरियंस ही आएगा। यार इस काम को ऐसा नहीं, ऐसा करते तो शायद और अच्छा हो जाता, ठीक है। तो दिन पे दिन अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, कुछ नया नया क्रिएटिविटी करेंगे, तो जाहिर बात वो जो आर्ट होगा वो आपका ही होगा।
और आपकी कलाकारी में केवल आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। कोई और करना चाहेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर साइंस की बात करता मैं, तो न्यूटन ने जिस तरीके से प्रूव कर दिया था ग्रेविटी को, वैसे तो अब भाई उन्होंने कर दिया तो आपको फॉर्मूले वगैरह पता चल गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप कभी गलत ही नहीं होते, क्योंकि वो एक साइंस है। आपने उसे पूरी दुनिया फॉलो करती है, लेकिन आपकी कलाकारी को कौन फॉलो करेगा, कोई नहीं। तो आप अपने आर्ट को अपने तरीके से करना चाहोगे, आप अपने काम को मैनेज अपने तरीके से करना चाहते हो। ठीक है भैया, कोई पानी वगैरह पीता है गिलास वगैरह तो आराम से रख देता है, आपका स्टाइल आप फेंक के रख देते हो, रख जाता है। अब हर कोई थोड़ा उस चीज़ को कर पाएगा। ठीक है, तो आपकी कलाकारी आपसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा। और जितना दिन पे दिन आप करते चले जाएंगे, उसी चीज़ पर आप क्या होते जाएंगे, प्रोफेशनल बनते चले जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी जब दोनों साथ मिलता है ना, तो एक अलग सा ही मजा आता है। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आ गया कि इंसान का खुद का अनुभव जब काम करता है, खुद के क्रिएटिविटी जब काम करते हैं, उसको मैनेजमेंट एज आर्ट बोलते हैं। इसी तरह वर्कर भी होते हैं कंपनी के अंदर, जो किसी भी मशीन को एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलाना चाहते, वो अपने ओन स्टाइल में करना चाहते हैं। कोई भी काम को करना चाहते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हम यार इस काम को हम अच्छा कर देंगे, आप छोड़ दो, कैसे करते हैं हमारी जिम्मेदारी। वो अपने ओन स्टाइल में करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं उस पर, तो और अच्छा कर जाते हैं उसको। तो इसीलिए कहते हैं इंसान जो काम करते हैं, इंसान वो दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को बढ़िया नॉलेज पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, फिर उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी पढ़ते लिखते नहीं, वो देख देख कर सीख जाते हो, कर जाते हैं। तो मार्केट में बिजनेस भी दो लोग करते हैं, एक वो जो पढ़ाई, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बिजनेस का नॉलेज हो रहा है। कितने लोग तो ऐसे मार्केट में जो कोई बिजनेस की पढ़ाई करते नहीं, कोई बिजनेस का नॉलेज तो ऐसे ही हो जाता है, मार्केट में रहते रहते सीख जाते हैं। ठीक है, खुद की आइडियोलॉजी लगा लगा के सीख जाते हैं, दूसरों को देख देख कर ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस को कॉपी करके मॉडिफाई करके अपना एक्सपीरियंस बना ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग भी दो तरीके के होते हैं बिजनेस करने वाले। तो सबके अंदर आर्ट होता है, सबके अंदर आर्ट, बस पहचानने की देरी होती है। ठीक है, चलो, तो आर्ट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर अच्छे से। चलो दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, मैनेजमेंट एज साइंस। यहाँ पे कोई कलाकारी नहीं चलता है, यहाँ पर कोई चीज़ अगर प्रूव हो गई है तो बस आप उसी को फॉलो करते रहो। आप उसको फॉलो करते रहोगे तो आप कभी बेकार नहीं होगे, आप हमेशा सक्सेस जाओगे। रीज़न क्यों? क्योंकि इसको बढ़िया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी तो होता ही होता है। डीप ऑब्जर्वेशन के साथ इसको प्रूव किया जाता है और कहा जाता है कि ये रास्ते एकदम मंजिल की ओर ले जाएंगे, इसको पकड़ लो, आप कहीं फेल नहीं होंगे। जैसे न्यूटन ने अगर कोई चीज़ प्रूव कर दी, आप उसे फॉलो करते हैं तो कभी आप गलत नहीं होंगे। लेकिन मैंने अगर कोई चीज़ बनाई, आप मुझे फॉलो करते हो, तो मुझे खुद नहीं पता ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। लेकिन न्यूटन ने अगर बता दिया कि भैया फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ये चीज़ होती है, तो आप उसे मान लोगे तो आप कभी गलत नहीं होगे। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस अगर आप अपने जीवन में लगाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेस हो। मैंने बोला ना कि दूसरे का एक्सपीरियंस आपके जीवन में काम आए, ज़रूरी नहीं, बस आप अनुभव ले सकते हैं कि वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है, तो वो प्रॉब्लम कुछ और थी, ये प्रॉब्लम कुछ और है। तो जाहिर बात समस्याएं अगर अलग है तो जाहिर बात एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ठीक है, और उस पर लगने वाला वर्क भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। साइंस क्या होता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता, ना कलाकारी करना होता है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, बस आप उसको फॉलो करते रहो, कोई बेकार नहीं होगे। लेकिन आर्ट पे क्या था, वो खुद की कलाकारी होती थी वहाँ पर, तो उस चीज़ को हम फॉलो कर ले, वही बड़ी बात है। दूसरा कोई तो करेगा नहीं हमारा फॉलो। और ज़रूरी भी नहीं है कि जो चीज़ आर्ट और आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो, नया नया क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, वो सक्सेस हो, ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन साइंस का बनाया गया एक एक थॉट हमेशा क्या होता है, प्रूव होता है, सही होता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। मतलब इस चीज़ को क्या किया जाता है, आप समझो ना भैया, अगर न्यूटन था तो उसने हर चीज़ प्रूव किया होगा। ठीक है, दुनिया ने ऐसे थोड़ा ना उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो न्यूटन के जितने भी लॉ थे उसको तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, यूनिवर्सल है उसका। लेकिन हमारा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस था वो यूनिवर्सल थोड़ी ना है, वो तो केवल हमारे जीवन तक ही वाकिफ है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो आपका अनुभव केवल आप तक रखिए। ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं और मत फैलाइए। चलो देखो, तो ये बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ, मतलब ये एक सच्ची घटना पर आधारित होता है, ये कभी झूठ का नहीं होता है, इसे पूरी दुनिया मानती है। कैन बी टेस्टेड एनीवेयर, और इसको बढ़िया सा क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के साथ। भैया एक्सपेरिमेंट किया जाता है और कहा जाता है क्या ये जो हम लोगों ने जो सिचुएशन बनाई है, जो भी प्रूव किया है, क्या ये इस सिचुएशन में ऐसा फुलफिल होगा।
तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कई बार किया जाता है, जब वो सक्सेस हो जाता है तब पूरी दुनिया को पता चलता है कि हाँ यार इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कभी हम गलत नहीं होंगे। क्या होंगे कि साइंस जो होता है वो क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट बेस पर होता है, जो डीप ऑब्जर्वेशन या डीप एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो वो एक साइंस कहलाता है। ठीक है, तो साइंस के अंतर्गत आता है। तो आप बोलोगे कि साइंस में बात क्यों लिखी है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैंने कहा एक बात बताओ, साइंस ना हर कोई नहीं समझ सकता, जो उसके बारे में स्टडी किया है या उसने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की तभी तो साइंस समझ पाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे ये कहना है हमें कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि साइंस को हर कोई नहीं फॉलो कर सकता। जिसने अच्छे से हायर एजुकेशन ली है या उस चीज़ को पढ़ता रहता है तब वो जान पाएगा। तो वही चीज़ साइंस अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई काम हम करते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी में जो काम करने के वर्कर होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक जो वेल एजुकेटेड होते हैं, एक जो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू से पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो वेल एजुकेटेड होते हैं उनका काम करने का जो तरीका होगा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, सिस्टमैटिक प्रोसीजर से फॉलो करते हुए उस काम को वो करते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है, फैक्ट्री गेट सिस्टम से, ठीक है, या कलीग की मदद से हो गए हैं किसी तरीके से, तो उनका खुद का अपना आर्ट काम आता है, अनुभव काम आता है। ठीक है, या तो उनको आप ट्रेनिंग दिला के उस चीज़ को एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने का तरीका सिखाइए। ठीक है, फिर भी वर्कर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं यार हम इस काम को अपने तरीके से कर सकते हैं और अच्छे से कर जाते हैं और कर भी जाते हैं काम उस चीज़ को अच्छे से। तो उनकी वहाँ पे कला, इनका एक्सपीरियंस वो काम कर जाता है। और एक्सपीरियंस भी कब आता है, बार बार उस चीज़ को करते रहो तो धीरे धीरे करके अनुभव बढ़ता रहता है और फिर यही धीरे धीरे करके एक दिन प्रोफेशनल कहला जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें दुनिया फिर फॉलो करती है। तो भाई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब यहाँ वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हर कोई साइंस को नहीं फॉलो कर सकता। इसको समझने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसको जो फॉलो करता है वो आगे तक जाता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब यही हुआ कि भाई जो साइंस का कोई भी चीज़ अगर प्रूव की जाती है कंपनी के अंदर, कोई भी अगर एक कंडीशन है या बोल सकते हो कि कस्टम है या बोल सकते हो एक तरीके का हमारा प्रिंसिपल है जो हम सिद्धांत कंपनी का बनाते हैं कि इसको फॉलो करने से कभी हम बेकार जाएंगे, इसको सोचना ही नहीं कभी। तो क्या करते हैं ना, वो डीप ऑब्जर्वेशन, डीप प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस चीज़ को प्रूव करते हैं, फिर पता चलता है यार हाँ इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। अभी धीरे धीरे करके आप आगे भी पढ़ेंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, एफडब्ल्यू टेलर जो होते हैं साइंटिफिक टेक्निक बताते हैं। फ्यूल जो होता है वो आर्ट पर बेस होता है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता है कि कंपनी में ये 14 जो लॉ है इसको आप फॉलो कर लेंगे आप कहीं बेकार ही नहीं जाएंगे या आप कंपनी कहीं बेकार नहीं जाएगी। वही चीज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब यही हो गया कि एक बार अगर वो चीज़ प्रूव कर दी गई है तो वो जाहिर सी बात है सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। जितने भी मतलब कंडीशन मतलब वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो यार यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो हर जगह वो क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर सक्सेस हो जाता है तो यूनिवर्सल वैलिडिटी हो जाता है, फिर जिंदगी में उसे दोबारा कभी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार अगर कोई चीज़ प्रूव हो गई तो मतलब वो प्रूव हो गई। ठीक है, चलो तो आइए अगला देखते हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन क्या आप समझना, प्रोफेशन एक तरीके का ऑक्यूपेशन है। ठीक है, कि भैया आप कौन सी जॉब करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, प्रोफेशन उन्हीं लोगों को कहा जाता है काम को, उनके काम को कहा जाता है जो बंदे क्या होते हैं प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है भैया, उस काम में अगर आप एक्सपर्ट हो या आप स्पेशलाइज्ड हो तो आपको क्या बोला जाएगा, आप क्या है प्रोफेशनल है। जैसे डॉक्टर वगैरह क्या होते हैं उनको हम प्रोफेशनल बोलते हैं, उनके काम को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल। भैया वो काम बहुत प्रोफेशनल होता है हायर डिग्री करने के बाद। जैसे आप प्रोफेशनल आप अपने लैंग्वेज जान सकते हैं सीए और सीएस को, चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग जो बोलते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो आप बोलोगे प्रोफेशनल कौन होता है, जो वेल ट्रेंड होता है। क्या होता है, जो वेल ट्रेंड होता है। ठीक है, स्किलफुल होता है अपने काम में, अच्छे से काम को करने की हिम्मत रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल बंदे। जिनके काम में कभी कोई गलतियां ही नहीं होती, उनको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। और याद रखिएगा प्रोफेशनल हर कोई नहीं बन सकता, प्रोफेशनल बनने के भी कंडीशन होते हैं। भैया आप पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। तो प्रोफेशनल उन्हीं को बोलते हैं जिनके काम में गलतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो वही चीज समझना है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हर किसी को प्रोफेशनल नहीं कह सकते हैं। प्रोफेशनल बनने के भी कुछ कंडीशन होते हैं। प्रोफेशनल अगर आपको कहना है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि आप कह दूं कि भैया आप प्रोफेशनल है, तो ऐसे ही प्रोफेशनल थोड़ा ना हो जाएंगे। उस काम को आप इतनी बार किए हो कि उस काम में कभी कोई गलतियां ही ना आई हो,
ठीक है। फिर हर कोई इसे आप अडॉप्ट करेगा, हाँ यार ये प्रोफेशनल बंदा है, एक्सपर्ट है, एक स्पेशलाइज्ड है, काम को बहुत बढ़िया करता है, बिना किसी गलतियों करता है, ये बंदा प्रोफेशनल है। ये बंदा क्या है? प्रोफेशनल है। तो आप कह सकते हैं हर कोई इसमें नहीं जा सकता, इसलिए क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकता, हर कोई सीए या सीएस नहीं बन सकता है, हर कोई सीए या सीएस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आसपास थोड़ा सा काम लगा इसलिए आवाज़ें ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा। मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस हम समझ सकते हैं। चलो, तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या आप समझिएगा यहाँ। तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? चलो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। चलो, रूल एंड रेगुलेशन, कंपनी के खुद के अपने कुछ रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, नियम कानून होते हैं, जिसे आप बोलो तो इथिकल मतलब क्या होता है? एक तरीके का ट्रूथ, मान के चलना ट्रूथ, ठीक है। चलो, इथिकल मतलब क्या होता है भैया? ऐसा आपने सुना होगा इथिकल हैकिंग और अनइथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग जो होते हैं उसको बोलते हैं कि जो सही तरीके से अपने काम को करते हैं, जो कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो इथिकल क्या होगा? तो आप बोलोगे जो बंदा प्रोफेशनल होगा, जो बंदा प्रोफेशनल होगा उसे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, वो काम करने में कोई दिक्कत तो लाएगा नहीं, ना उसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो कंपनी के रूल रेगुलेशन को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से फॉलो कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बंदा प्रोफेशनल होता है उसको इथिकल भी होना चाहिए अपने काम के प्रति। डॉक्टर अगर प्रोफेशनल है और वो इथिकल नहीं है तो क्या अच्छे से इलाज कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनइथिकल कहलाएगा फिर वो। तो आप बोलोगे जो बंदा प्रोफेशनल है उसको इथिकल होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए जो प्रोफेशनल होते हैं वो इथिकल होते हैं, वो नियम कानून को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा जो होता है वो किस पर होता है? तो आप बोलोगे प्रोफेशन, उसकी नौकरी है, वो बहुत अच्छे से काम से करता है। इसका मतलब ये है कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। जो बंदा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात उसके काम में गलतियां होंगी, जो गलतियां होंगी उसे प्रोफेशनल क्यों कहेंगे? आप नहीं कहेंगे। तो कह सकते हैं इनके काम क्या होता है? एक ट्रूथ, एक सच्चाई भी होती है, और एक कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इस वजह से इनके काम को क्या बोला? इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। इसलिए प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं उनको इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल क्या हमारे आपके कहने से कोई कह देता है क्या? हमारे आपके कहने से तो कोई नहीं कह देता है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो आप बोलेंगे प्रोफेशनल होने के लिए आपको सर्टिफाइड होना जरूरी है। जब तक कोई संगठन ये ना बोल दे या कोई कमेटी ये ना बोल दे कि आप प्रोफेशनल हैं, सीए या सीएस होने के लिए भी आपको एक डिग्री चाहिए, और डिग्री की जो मान्यता देती है वो एक एसोसिएशन देती है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, तो भी आपको एक डिग्री होल्डर बनना पड़ेगा, और ये डिग्री कौन देता है? तो आप बोलेंगे एक एसोसिएशन देती है। तो प्रोफेशनल हम आप जैसे खड़े खड़े चौराहे पे पंचायत करते हुए नहीं बोल सकते कि भैया आप प्रोफेशनल हैं, 2 शायर मार दिए भैया आप शायरी में क्या है? प्रोफेशनल है। ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रोफेशनल बनने के लिए कोई एसोसिएशन आपको क्या करेगी? आपको क्या मान्यता प्राप्त कर देगी कि हाँ भैया ये बंदा इस लायक है और ये प्रोफेशनल है। अगर एसोसिएशन ने प्रूव कर दिया कि आप प्रोफेशनल हैं तो आपको वहाँ जाना, आप प्रोफेशनल हैं। इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर समझिएगा कि प्रोफेशनल होने के लिए कह देने से नहीं होता, प्रोफेशनल एसोसिएशन अगर सर्टिफाइड कर दे तब आप प्रोफेशनल कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। आपके काम को प्रोफेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सर्विस मोटिव मतलब क्या होता है आप समझिएगा यहाँ पे। सर्विस मोटिव, चलो, सर्विस मोटिव मतलब जो बंदा प्रोफेशनल होता है, जाहिर सी बात है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, चलो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देता होगा। चलो, सोशल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान देता होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बंदा प्रोफेशनल होता है उसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है सर्विस मोटिव का। जो बंदा प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, जैसे आप सीए देखे होंगे, आपने सीएस भी देखे होंगे, आपने डॉक्टर भी देखे, ये सब प्रोफेशनल होते हैं, एसोसिएशन के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं ये सब। इनको एसोसिएशन एक क्या करती है? तो इनको सर्टिफाइड करती है, ठीक है, कि आप प्रोफेशनल हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना, सिर्फ और सिर्फ सर्विस को प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रोफेशन है तो आप जाहिर सी बात है मनी को अर्न करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मनी आप जनरेट करेंगे, मनी को अर्न करेंगे आप, ये बात सही है, लेकिन आपका मकसद मेन जो होना चाहिए वो सर्विस मोटिव होना चाहिए, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बोलते हैं, ठीक है। चलो,
तो फिलहाल आपको ये सारी बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी कि हम लोगों ने आज क्या कवर किए हैं। तो आप बोलोगे हम लोगों ने आज मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये सारा टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, तो कोशिश करते रहेंगे तो ज़्यादा कठिनाइयाँ भी नहीं आएंगी आपको। ठीक है, बिजनेस इतना हार्ड नहीं कि आप समझ ना सको। ठीक है, आप देखे होंगे आसपास घर में करते हैं लोग, मैनेज करते हैं, मैनेज करने का तरीका क्या है, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप भी करो, समझो थोड़ा सा। बिजनेस इतना हार्ड नहीं होता कि आप समझ ना सको। ठीक है, बहुत आराम से एकदम बेसिक लैंग्वेज लेकर मैं चल रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो जाइए दोस्तों को बताइए, उनको कहिए कि एज अकेडमी आपके लिए बिजनेस लाया और बहुत बड़े तरीके से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, टीचर भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सहयोग करते रहिए। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।